देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समुच्चय का निरूपण पढ़ना था, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े याद है हमको? समुच्चय किसे कहते हैं बताएंगे आप लोग? हाँ, सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के सदस्य कौन कौन होते हैं? समुच्चय के सदस्य किसे कहते हैं? नहीं, मतलब समुच्चय के अवयवों की क्या परिभाषा होती है? जिस वस्तु अथवा जिस व्यक्ति को लेकर समुच्चय बना हो और प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति उस समुच्चय का क्या होता है? सदस्य होता है। तो हेडिंग क्या लगाना है आपको? समुच्चय का निरूपण। ये समुच्चय का निरूपण लिखा दिए थे क्या? नहीं लिखा थे? लिखा दिए थे? नहीं लिखा? हाँ, नहीं, समुच्चय का निरूपण ही लिखाना है, हेडिंग लगाना है। कल समझा रहे थे आपको, लिखाए नहीं थे। समुच्चय का निरूपण, यही हेडिंग पढ़िए ना, लिख डालिए हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण लिखो। बताओ, लिखेंगे नीचे। समुच्चय निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। समुच्चय निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। समुच्चय निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। लिखिए भाई, समुच्चय निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। पहली होती है तालिका या रोस्टर विधि। रोस्टर विधि या सूचीबद्ध भी इसको बोलते हैं। सूचीबद्ध भी बोलते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं रोस्टर मेथड, इंग्लिश पढ़ते हैं रोस्टर मेथड, ठीक। दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, ठीक। इसको क्या लिखेंगे? समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। बोलो। तो समुच्चय निरूपित करने के लिए कितनी विधियां? दो विधियां। एक विधि क्या होती है? तालिका या रोस्टर विधि। दूसरी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इसको प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी मेथड पढ़ते हैं। लिखे दे रहा हूँ, इंग्लिश से लिखेंगे प्रॉपर्टी मेथड। क्या होता है बता रहा हूँ। इसको पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इंग्लिश पढ़ते हैं सेट बिल्डर, BUILDER, और प्रॉपर्टी PERTY, प्रॉपर्टी मेथड। हमें इंग्लिश के टेक्निकल टर्म ये सब याद कर लेना आप लोग। इंग्लिश के वर्ड आपको याद होना चाहिए। अब सुनो, देखो इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक। बोलूं मैं? देखो, तालिका या रोस्टर विधि किसे कहते हैं? तालिका या रोस्टर विधि से समुच्चय को निरूपित करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर रखना है। बात समझ में आ गया? मझले कोष्ठक के अंदर लिखना है। और सभी अवयवों को बताए एक अवयव से दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करना है। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगा देंगे। तो लिखेंगे, पहले नंबर की हेडिंग डालो तालिका या रोस्टर विधि। पहले नंबर की हेडिंग डालेंगे तालिका या रोस्टर विधि, मतलब रोस्टर मेथड लिखेंगे। तालिका या रोस्टर मेथड लिखें। हाँ भाई, बोलूँ तालिका रोस्टर? ध्यान से सुनो, देखो पहले समझ लीजिए। जैसे मैं कहूँगा, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बाद में आप एग्जाम्पल लिखिएगा। 1 से, अभी केवल हेडिंग डाल के आपको लिखना कुछ नहीं, समझ गए ना? 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या। देखो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा लेटर याद है,
फिर इसके बाद देखो तालिका रोस्टर विधि में क्या करना है, इसको कौन सा ब्रैकेट बनाना है, मजला कोष्ठक, और 1 से 10 तक के जितने भी एलिमेंट है, समझ पा रहे हो, उनको कहाँ दर्शाना है, इसके अंदर भर देना है। और एक अवयव को एक सदस्य को दूसरे सदस्य से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगा देंगे, अर्थात 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं समझ में आया? तो अर्थात इस तरह कहीं समुच्चय लिखा हो तो ये कौन से विधि है, तालिका या रोस्टर। समुच्चय निरूपित करने की प्राय 3 विधियां होती है, एक इंटरवल भी होता है, कल अंतराल बताए थे ना परसों की क्लास में, अभी फिर से बताएंगे, परेशान न होना। फिर जैसे मैं लिखूंगा दूसरे एग्जाम्पल नंबर 2 पे लिखूंगा, ये 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, कैपिटल बी से लिख दूं, बताओ क्या क्या लिखोगे, ए ई आई, समझ में आ रहा बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला के, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी एलिमेंट भरेंगे तो कौन सा लेटर भरेंगे, स्मॉल लेटर, अथवा व्यक्ति भरेंगे अथवा नंबर भरेंगे। क्या क्लियर है? जब व्यक्ति और नंबर भरेंगे तब स्मॉल कैपिटल का कोई लेना देना नहीं, लेकिन यदि सदस्य अंग्रेजी वर्णमाला में भरेंगे तो कौन सा, स्मॉल लेटर। तो ये इस तरह के समुच्चय को व्यक्त करना, इस तरह के समुच्चय को प्रदर्शित करना कौन सा विधि है, रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि होता क्या है, रोस्टर विधि से समुच्चय को निरूपित करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को धन कोष्ठक, ये कौन सा कोष्ठक है, अरे धनुष बाण वाला कोष्ठक, नहीं समझे, धन कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, तथा एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए अर्ध विराम मतलब कामे का चिन्ह लगा देते हैं, प्रयोग करते हैं। चलो लिखना शुरू करो, लिखेंगे रोस्टर विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए, रोस्टर विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए, रोस्टर विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए, रोस्टर विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को धन कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, सभी अवयवों को धन कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, धन कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, तथा एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए, अर्ध विराम का चिन्ह लगा देते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह लगा देते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, इसको लिखना शुरू करें। ये आपके सामने एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, दोनों एग्जाम्पल आप जल्दी से कॉपी करें सब लोग। समझ गए? नहीं समझ पाए? समझ गए। अगली हेडिंग लगाइए। हाँ, अगली हेडिंग लगाएंगे समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। अब सुनो, अब मैं
एक तरफ देखो इस तरह एक लाइन खींच रहा हूँ, दोनों को उदाहरण दूंगा। इधर क्या लिखूंगा मैं, रोस्टर विद, दोनों पे कंपेयर करना आप लोग। ये हेडिंग लगा लीजिए दूसरे नंबर की, लगाओ बेटा हेडिंग। और इस तरह का एक टेबल बना लीजिए सब लोग, रोस्टर विद, सब बच्चे लिखना शुरू करें। और इधर लिखेंगे समुच्चय निर्माण विद। कल शायद मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी चुका हूँ। ठीक, अब देखो दिमाग लगाना, सुनना ध्यान से। अब सुनिए, जैसे इधर एक ये सेट लिखा हुआ है कैपिटल ए, और लिख दूँ मैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट लिख दूँ, समझ में? तो ये इसका प्रत्येक सदस्य, ये रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड का मतलब होता है सारे सदस्यों को दिखाना। नहीं समझना? जैसे हम कह देंगे भारत के नागरिकों का समुच्चय, तो सारे सदस्यों को, भारत के जितने भी सदस्य नागरिक हैं उनको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और जबकि इधर उसका वर्णन कर देना, उसके गुण का वर्णन कर देना। दो कौन सी संख्या है? सम प्राकृतिक, सम प्राकृतिक। अरे इवन नेचुरल नंबर है, सम संख्या है और प्राकृतिक है। तो इसका प्रत्येक सदस्य एक लक्षण रखता है। कौन सा लक्षण रखता है? सम है और प्राकृतिक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? a बराबर x, ऐसे ही x लिख देते हैं, फिर 2 बिंदी लगाते हैं। बिंदी को क्या पढ़ते हैं? सच दैट। सच दैट को हिंदी में ऐसा है कि, देखिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप तुरंत पकड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं सिखा दूंगा। सच दैट, फिर लिखूंगा x संख्या, सुनिए, x संख्या सम प्राकृतिक है। नहीं है समझ में? देखो मैंने क्या लिखा, x सच दैट, x संख्या सम प्राकृतिक है, अर्थात x है क्या? सम है और तो क्या है? 2 नहीं होगा? अरे 2 नहीं होगा यहाँ पे। 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद, तो वही चीज लिखी कि दूसरी लिखी? वही। तो ये रोस्टर मेथड है, ये क्या है? निर्माण विधि है। अब भी नहीं समझे? तो दोनों बकवास ये समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। बशर्ते रोस्टर विधि में सभी सदस्यों को दिखाना जरूरी है, और गुण विधि में सभी सदस्यों को दिखाना जरूरी नहीं, उनके गुण का वर्णन कर देना। अब भी नहीं समझे? सारे सदस्य एक ही गुण का पालन कर रहे थे, एक ही धर्म का पालन कर रहे हैं कि सभी सम है और प्राकृतिक है। अब भी नहीं समझे? आगे सुनिए, जैसे एक उदाहरण और ले लेता हूँ, एक उदाहरण और ले लेता हूँ, जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाइएगा। 1 2 3 डॉट डॉट 10। अब तो a बराबर x सच दैट, क्या लिखेंगे? अब आप बताओ क्या लिखेंगे? x संख्या, आप बताइए क्या लिखूं मैं? x संख्या, नहीं साफ साफ बोलिए, बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए। x संख्या 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या है। अब भी नहीं समझ में? नहीं आया समझ? अच्छा, जैसे इसको यहाँ मैं भी सेट भी किए दे रहा हूँ, सेट बदले दे रहा हूँ। क्या बेटा क्लियर है? लिखना नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना, समझ में? ये तालिका बना ली है क्या? नहीं बनाए? बना लिए? कोई बात नहीं। अच्छा दिमाग लगाना, ये सी सेट देखना, सी सेट। यहाँ मैं 2 लिख दूँ, बताओ इसको इधर कैसे लिखाओगे? x सच दैट, x संख्या, बोलो बोलो, सम अभाज्य है। सम अभाज्य है मतलब सम भी है और अभाज्य का मतलब जो 2 से कटे और 1 से कटे। तो यदि ये बात लिखी है तो x की जगह, आप बात समझिए, x की जगह क्या बैठ सकता है? x की जगह केवल 2 ही बैठ सकता है, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं बैठेगा। अब भी आपको समझ नहीं आया? आगे समझ में? जैसे देखो हम इधर जैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे भारत देश के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो भारत देश के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय का मतलब क्या होता है? जरा दिमाग लगाना, कि सारे प्रधानमंत्रियों के नाम लिखने पड़ेंगे। और इधर क्या लिख देंगे? x सच दैट, x जहां भारत देश के प्रधानमंत्री। अब भी नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले ये टेबल बना लीजिए, आप बनाइए टेबल, फिर मैं इसको लिखा दूं। बेटा समझ में नहीं आया? आ गया सब, कॉपी करिए सब लोग। चलो रिमार्क्स लिखेंगे या नोट लिखिए। देखो नोट लिखना शुरू करें। नोट नंबर 1, यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव, लिखना शुरू करें, यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव
किसी विशेष नियम या गुण धर्म का पालन करता हो, किसी विशेष नियम या गुण धर्म का पालन करता हूँ, किसी विशेष नियम या गुण धर्म का पालन करता हूँ तो उस गुण धर्म का वर्णन करके, समुच्चय को प्रदर्शित करना, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि कहलाता है। समुच्चय को प्रदर्शित करना समुच्चय का निर्माण विधि या गुण विधि कहलाता है। समुच्चय का निर्माण विधि या गुण विधि कहलाता है। समुच्चय का निर्माण विधि या गुण विधि कहलाता है। ये बेटा बात समझ में नहीं आई क्या? आगे ना समझ। हमने लिखा है क्या है कि समुच्चय का प्रत्येक सदस्य किसी नियम अथवा गुणधर्म का पालन करता होगा, तो उस गुणधर्म का वर्णन करके जब सेट बनाते हैं तो उस सेट को क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। अच्छा जरा दिमाग लगा लीजिए, जब अवयवों की संख्या कम होती है थोड़ा सा, ये प्रयोग में कैसे लाते हैं? जरा ध्यान सुनिए इधर सब लोग। जब अवयवों की संख्या अपने पास कम होगी तो हम रोस्टर मेथड का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। जब अवयवों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, इसे कहेंगे कि भारत देश के नागरिकों का समुच्चय, तो रोस्टर मेथड से कहाँ लिख पाएंगे? तो निर्माण विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर पे लिखेंगे यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो रोस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो, दूसरे नंबर पे लिखना है नोट नंबर 2 पे, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो, अवयवों की संख्या कम हो, लिख गया, अवयवों की संख्या कम हो तो हम रोस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। रोस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। अगले नंबर पे लिखें, तो हम रोस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। अगले नंबर पे लिखें, यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो, तो हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम समुच्चय निर्माण विधि या क्या लिखे हैं? गुण विधि का प्रयोग करते हैं। अच्छा चलिए अब जरा दिमाग लगाना, एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ाएंगे गाड़ी। जरा सा चलिए क्वेश्चन लिखें, बोलो। कैपिटल ए बराबर 5, 10, 15, 20, 25 एंड 1 को गुण विधि में लिखिए। अरे समझ में नहीं आया? बोलो बेटा। अर्थात ये रोस्टर मेथड से क्या बनाना है? गुण विधि बनाना है। लिखो क्वेश्चन, बैठ क्यों जाते हैं? 5, 10, 15, 20, 25 डॉट को गुण विधि में लिखिए। मतलब इसको निर्माण विधि में प्रस्तुत करना है कि ये क्या तमाशा है भाई। अब सुनिएगा, इसका प्रत्येक सदस्य एक नियम का पालन करता है। सब 5 का गुणज है, 5 क्या पहाड़ा है, नहीं समझा? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? जरा दिमाग लगाइए। एक अवयव मानूंगा स्मॉल x, याद आया? 2 बिंदी लगाऊंगा, जहां मैं क्या लिखूंगा? x संख्या, बताओ क्या लिखूंगा? x संख्या 5 का गुणज है, मतलब 5 का पहाड़ा है। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ? बताइए एक ही मतलब है कि नहीं? तो इस तरह गुण का वर्णन करके लिखना गुण विधि, और इस तरह एलिमेंट दिखाना रोस्टर विधि। शायद ये दिए होता, ये मांगता तो भी तो भर लोगे, नहीं भर पाओगे। और ये दिए ये मांगता है तो भी भर लोगे। क्लियर है कि नहीं भाई? चलिए लिखिए फिर।
अगला क्वेश्चन देखो, ए बराबर या बी बराबर एक्स सच दैट संख्या एक्स संख्या एक्स संख्या समप्राकृतिक है तथा 16 से छोटी है। बताओ ये कौन सा विधि दी है? को रोस्टर विधि में लिखिए, को रोस्टर विधि में लिखिए। हम इसको रोस्टर विधि में लिखना। आगे सुन, अब सुन, क्या मैं आगे बात बताऊं? बताओ इसको रोस्टर मेथड में कैसे लिखोगे? हाँ मतलब 16 से छोटी समप्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 12 14 खत्म। अब भी नहीं सुन? हाँ चलिए अगली हेडिंग बनाइए, लिखेंगे समुच्चय का क्रम। अगली हेडिंग बनाएंगे समुच्चय का क्रम। हाँ हेडिंग लगाना है समुच्चय का क्रम। क्या मैं बोलूं? समुच्चय का क्रम, ऑर्डर ऑफ सेट। अब दिमाग लगाना, देखो यदि लिखना नहीं, आप हेडिंग लगा के मेरी बात सुनेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है भाई? तैयार हैं आप लोग? देखो यदि कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड और कैपिटल बी बराबर जेड वाई एक्स हो तो कैपिटल ए कैपिटल बी एक ही समुच्चय। नहीं समझ में आया? ऑर्डर इधर उधर है, जबकि फीलिंग क्या, समुच्चय होता क्या है? किसी वस्तु को इकट्ठा करना। नहीं समझ में? तो हाँ मतलब संग्रहण करना किसी चीज का। तो क्या ऑर्डर का महत्व है? नहीं। जैसे आप इतने लोग बैठे हैं क्लास के अंदर, तो कल क्या पता आप आगे ना बैठ पाओ, पीछे बैठ पाओ, लेकिन क्लास के तो अंदर हो। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब ये दोनों समुच्चय एक ही हैं, अलग अलग नहीं। अर्थात एक्स वाई जेड और वाई जेड एक्स हो तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी एक ही समुच्चय हैं, किंतु इनका क्रम अलग अलग है। तो क्रम का कोई महत्व नहीं। समुच्चय को कोई मिस नहीं करना, किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना। बात समझ में आ रहा है? तो लिखना शुरू कर रहे हैं। चलिए मैं सेंटेंस बनाता हूं। यदि कैपिटल ए बराबर, समझ में नहीं आया क्या बेटा? यदि कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड और कैपिटल बी बराबर जेड वाई एक्स हो, यदि कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड और कैपिटल बी बराबर जेड वाई एक्स हो और कैपिटल बी बराबर जेड वाई एक्स हो तो समुच्चय ए तथा बी, तो समुच्चय ए तथा बी एक ही समुच्चय हैं, एक ही समुच्चय हैं, जबकि ए तथा बी का क्रम भिन्न भिन्न है। समझ आ गया बेटा? भिन्न भिन्न है। नहीं है बेटा समझ में? बेटा समझ में नहीं आया? आगे सुन, देखो मैं इसको रीमार्क्स लिख रहा हूँ, आप रीमार्क्स में बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, दिमाग लगाना। रीमार्क्स नंबर 1 मतलब देखना, ए बी सी
या BCA या CAB एक ही समुच्चय को व्यक्त करते हैं। बेटा समझ में नहीं आया? व्यक्त करते हैं, नहीं आया समझ में? अर्थात आर्डर का क्या महत्व है? इसका मतलब आर्डर का कोई महत्व नहीं है। ABC, BCA, CAB सब एक ही सेट है, अलग अलग सेट नहीं है, एक ही सेट को व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसमें आर्डर का कोई महत्व नहीं है। ठीक, दूसरे नंबर पे लिखना है, समुच्चय को व्यक्त करने के लिए क्रम का कोई महत्व नहीं है। समुच्चय को व्यक्त करने के लिए क्रम का कोई महत्व नहीं है। पहली बात तो क्रम का कोई महत्व नहीं है। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रहा भाई समझ में? हाँ। अच्छा तीसरी बात जरा सुने, तीसरी बात ध्यान सुनना। तीसरी बात क्या? अच्छा दिमाग लगा नहीं देना। समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। एक ही बार लिखा जाता है। समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। नहीं है समझ? कैसे एक बार लिखा जाता है जरा सुनिए। देखो जैसे हम कहेंगे कि भारत देश के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय है, थोड़ा सीरियस रहेगा, तो नरेंद्र मोदी कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो समुच्चय में क्या 2 बार लिख दोगे? एक बार लिखेंगे। मतलब समुच्चय में एक व्यक्ति का एक ही बार लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे देखो एक समुच्चय है 0 1 2 3 फिर 2 फिर 1 4 5 6 को देखो जरा दिमाग लगाना। इसको हम क्या लिखेंगे जरा दिमाग लगा। 0 एक बार आया बेटा, सही है। 1 कितनी बार आया? अरे 2 बार तो गलत बात, केवल एक ही बार लिखा जाएगा। नहीं है समझ में? अर्थात इस तरह के कहीं चमत्कार करें ना तो उनको गोल करो। अर्थात क्रम का कोई मतलब नहीं कि आप 0 ही पहले लिखो। अर्थात 0 से लेकर 6 तक की गिनती लिखे। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं, जो अच्छा लगे वो लिख दो, लेकिन किसी को ना छोड़ेंगे, अरे ना तो किसी को छोड़ेंगे ना तो किसी को दोबारा लिखेंगे। बात करना, ना तो रिपीट करेंगे ना छोड़ेंगे। किसी एक को छोड़ दिए तो फिर आप गलत चले गए, यदि दोबारा रिपीट कर दिए तो भी गलत चले गए। अब भी नहीं समझा? ठीक, तो 0 आया, 1 आया, फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 लिखते हैं। नहीं समझ में? एक को है लिखा हुआ। बेटा कोई डाउट है क्या? डाउट तो नहीं कोई? बहुत मस्त समझ में आ गया। लग गया? चलो अगले नंबर पे बढ़ाते हैं। कॉपी करिए। हेडिंग लिखेंगे समुच्चय के प्रकार। बोलो। हेडिंग लिखना है समुच्चय के प्रकार। टाइप ऑफ सेट या सेट्स लिख दिया। लिख गया भाई? बहुवचन इसको भी कर दो, क्योंकि प्रकार हैं तो कई बहुवचन, कई तो प्रकार आएंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स लिखा हुआ, ठीक है, टाइप ऑफ सेट। बोलो। देखो पहला होता है एकल समुच्चय। नंबर 1 की हेडिंग डालेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब सिंगल सेट। सिंगल सेट
अच्छा, कोई बताएगा सिंगल सेट, जैसा नाम वैसा काम? अरे जिसका नाम है वैसा काम है। अरे सिंगल का मतलब नहीं जानते आप? हाँ, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो। नहीं समझ में आया? जिस समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो उस समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। लिखेंगे जिस समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो उस समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो उस समुच्चय को हम जिस समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो उस समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को हम देखिए भाई, उस समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिमाग लगाना। जैसे कैपिटल ए बराबर मैंने लिख दिया यक्स, बताइए सही एग्जाम्पल? इसमें कितने अवयव हैं? एक अवयव। देखो समुच्चय पहले लिखना नहीं, इधर सुन लीजिए पहले। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, दिमाग लगाना, समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी सेट के पीछे n लिख के आ जाए तो क्या समझेंगे कि उस समुच्चय में कितने सदस्य भरे, उनकी गिनती करना है। कितने सदस्य? एक। अरे नहीं समझ में आया? n ए का मतलब क्या होता है? समुच्चय। और n का मतलब उसमें कितने अंदर एलिमेंट भरे हैं, कितने सदस्य भरे हैं, तो एकल है। एकल का मतलब केवल एक भरा। अब भी नहीं समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? जैसे देखो मैं एक उदाहरण और देता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, नहीं आया बेटा समझ? एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूँ। कैपिटल बी बराबर एक्स सच दैट, सुनना, एक्स संख्या, फिर वही बकवास लिखूंगा, सम अभाज्य, सम अभाज्य है। क्या इससे आपको फील हो रहा है सम अभाज्य का मतलब? अरे सम भी हो और अभाज्य भी हो, क्या हो सकता है? अरे क्या हो सकता है? दो है और, अरे बोलो ना, सम लिखा है, सम अभाज्य, दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। केवल दो, नहीं है समझ में? अब बाकी दो के अलावा लिखेंगे तो अभाज्य कहाँ रह जाएंगे? तो क्या इस तरह का बकवास लिखा हो तो क्या कितने अवयव मिले? अरे कितने अवयव मिले? एक। देख अवयव दो मिला लेकिन गिनती में एक है। नहीं आया समझ में? अवयव दो लिखा है ना, लेकिन गिनती में तो एक है ना। तो इसका मतलब यहाँ एनबी बराबर क्या है? बताओ एनबी बराबर क्या है? एनबी का मतलब, अरे एनबी का मतलब सेट बी में सदस्यों की संख्या। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो क्या लिखे हम? जिस समुच्चय में केवल एक अवयव, उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। एग्जाम्पल लिखना शुरू करो, कॉपी करो सब लोग जल्दी से, कॉपी करिए। चलो नीचे एक्सप्लेन करो, इस उदाहरण को नीचे एक्सप्लेन करेंगे। लिखेंगे उपर्युक्त, अरे इसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा, 2 लाइन नीचे लिख दो। उपर्युक्त दिए गए उदाहरणों में केवल एक अवयव उपस्थित है। उपर्युक्त दिए गए उदाहरणों में केवल 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 एक अवयव उपस्थित है। केवल एक अवयव उपस्थित है, इसलिए केवल एक अवयव उपस्थित है, इसलिए दिए गए सभी उदाहरण एकल समुच्चय कहलाएंगे। इसलिए दिए गए सभी उदाहरण एकल समुच्चय कहलाएंगे। दिए गए सभी उदाहरण एकल समुच्चय कहलाएंगे। हाँ भाई लिख गया? अगली हेडिंग बनाए परिमित समुच्चय। दूसरे नंबर की हेडिंग है परिमित समुच्चय।
इंग्लिश में फाइनाइट, FINITE, फाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी जा सकती हो, मतलब अंदर के हम सदस्य गिन लें आसानी से। जैसे हम कहेंगे आकाश में तारों का समुच्चय, नहीं समझ पाए तो इसको गिना तो अपरिमित समुच्चय है, अर्थात जिसको हम गिन ना सकें। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिन सकें, जैसे हम कहेंगे कि आपके कक्षा 11 में, आपके स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, तो ये परिमित है, क्योंकि नंबर ऑफ एडमिशन तो क्लियर होंगे ना कि कितने हैं, 100, 200, 300। नहीं समझ में आगे सुन, मैं जैसे कहूँगा कि आपके गांव में रहने वाले नागरिकों का समुच्चय, तो भी वोटर लिस्ट में क्लियर है कि कितने वोटर हैं, कितने गांव में सदस्य हैं। समझा गया? तो जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या हम गिन पाएँ उनको क्या बोलते हैं? परिमित। एक चीज साथ साथ और सीख लो, जिनको ना गिन पाए तो अगली हेडिंग हमारी अपरिमित होगी। परिमित अपरिमित दोनों फील आ गया, महसूस हो गया। जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिन सकते हैं उसको, और जिसको नहीं गिन सकते अपरिमित। लिखेंगे जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है, गिनी नहीं जा सकती है उस, अरे सॉरी, गिनी जा सकती है, नहीं बोल गया मैं। जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, उस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को हम, उस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या मैं अपनी बात आगे लाऊं? सुनना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, अंग्रेजी वर्ड माला का समुच्चय, जिसको मैं कैपिटल ए से लिखूं तो आपको कोई हैरानी ना होगी। अंदर क्या होगी, स्मॉल लेटर की कैपिटल लेटर? अरे स्मॉल लेटर की कैपिटल लेटर? स्मॉल लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने सदस्य होते हैं? 26। इसका मतलब एन ए बराबर क्या है? अरे एन ए का मतलब ए में कितने सदस्य हैं, यदि एन लगा दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 26। अब भी नहीं समझ में? जैसे अगला एग्जाम्पल दूँ, कैपिटल बी बराबर 1 2 3 100। इसका मतलब ये सबको महसूस हो रहा होगा कि 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर भरे हैं, तो एन बी बराबर कितना है? 100 सदस्य हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल ले दूँ, XYZ, तो इसमें कितने सदस्य हैं? एन सी बराबर 3। आ गया समझ? लिख डाल, नहीं आया समझ? अर्थात जिसको गिना जा सके वो परिमित है, जिसको नहीं गिना जा सके वो अपरिमित है। नहीं बेटा समझ में आ गया ना? समझ? कुल मिला के हम जिसको गिन सकते हैं वो परिमित है, जिसको नहीं गिन सकते वो अपरिमित है। लेकिन क्या मैं अपनी बात बोलूँगा कि लिखेंगे उपर्युक्त, नीचे एक्सप्लेन करिए। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में समुच्चयों की संख्या गिनी जा सकती है। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में समुच्चयों की संख्या गिनी जा सकती है। समुच्चय के अवयवों की संख्या लिखेंगे, समुच्चय के अवयवों की संख्या। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में समुच्चय के अवयवों की संख्या, समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए दिए गए सभी उदाहरण परिमित समुच्चय कहलाएंगे। इसलिए दिए गए सभी उदाहरण परिमित समुच्चय कहलाएंगे, परिमित समुच्चय कहलाएंगे। क्या बेटा समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा ना? चलो
हाँ, तीसरे नंबर की हेडिंग है अपरिमित समुच्चय। समुच्चय इनफाइनाइट सेट। बताओ इनफाइनाइट का मतलब? अरे अनंत तो होता है, लेकिन यहाँ अपरिमित के आगे समुच्चय भी तो लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी बता चुके यार जी। हाँ, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है उस समुच्चय को, हाँ मतलब जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। लिखेंगे जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है, गिनी नहीं जा सकती है उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या लिखें? जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नेचुरल नंबर n से लिखा। बताओ क्या होता है? 1 2 3 4 एंड so on। कोई अंत नहीं है इसका, नहीं समझ में आया? ये अर्थात फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट का मतलब इसको गिना नहीं जा सकता, नहीं समझ में? ठीक, अर्थात देखो जब गिना नहीं जा सकेगा ना तो इसको n और इस तरह मतलब n में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अरे जिस तरह इसको यानी 26 लिखे हैं ना तो यहाँ पे स्मॉल n में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? बताता हूँ। देखो जैसे ये कैपिटल ए लिखा होता तो क्या इसको एन बराबर कुछ लिखते? क्या नहीं लिखते, क्योंकि इसको गिना ही नहीं जा सकता। एन का मतलब होता है गिनती पता होना चाहिए कि कितने सदस्य अंदर भरे। नहीं समझ में आया? अर्थात यहाँ इस तरह प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो मैं इसको एन से लिखा हूँ तो घबराना नहीं। बेटा समझ में नहीं आया क्या? अच्छा, अगला एग्जाम्पल लो। बताओ एक ऐसा समुच्चय बताओ जो परिमित ना हो, मतलब गिना नहीं जा सकता। हाँ लिख दो, आकाश में तारों का समुच्चय। आकाश में तारों का समुच्चय है, एक अपरिमित समुच्चय। नहीं, पेड़ ओड़ का डेटा रहता है। हाँ ये कह सकते हैं। भैया ने कहा कि सिर में बालों का समुच्चय, ये अपरिमित हो सकता है। लेकिन जैसे आप कह देंगे पेड़ों का समुच्चय तो कहीं ना कहीं सरकार के पास डेटा है पेड़ का, कितने पेड़ हमारे लगे हैं और कट गए क्या हो गए, इससे मतलब नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? तो दूसरा नंबर लिख लो, आकाश में तारों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय। थोड़ा लिख लें, आकाश में तारों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय, एक अपरिमित समुच्चय। बताइए बेटा समझ में आ गया अपरिमित? हाँ, अगली हेडिंग बढ़ा दो, लास्ट हेडिंग आज की मान के चलिए, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इंग्लिश से लिखेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। भाई अब सुनिए, देखो बहुत आसान है। रिक्त समुच्चय को या फाई से व्यक्त करेंगे, फाई से व्यक्त करेंगे, या आप ऐसे केवल ब्रैकेट लगा दोगे। नहीं समझ में? यदि अब फाई लिखा हो तो समझ जाना है कि रिक्त है। रिक्त का मतलब मझला कोष्ठक बना लेकिन उसके अंदर कोई भरा नहीं समझ में? अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, जिसे फाई से व्यक्त करते हैं। लिखेंगे एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो। एक ऐसा समुच्चय
जिसमें एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित न हो, उस समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित न हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित न हो, उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। तथा रिक्त समुच्चय को सदैव फाई से व्यक्त करते हैं। तथा रिक्त, मैं इधर लिख भी रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम हो देख लीजिए। रिक्त समुच्चय को फाई से व्यक्त करते हैं। रिक्त समुच्चय को हम फाई से व्यक्त करते हैं। अब सुनना, मैं इधर रीमार्क्स लिख रहा हूं, रीमार्क्स में आप बातें सीखें कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। जैसे नंबर एक बात, कैपिटल ए बराबर मैं केवल फाई लिख दूं तो कैपिटल एक सेट है, अरे कैपिटल ए है क्या, एक समुच्चय, और कैपिटल ए बराबर किसके बराबर लिखा है, अरे कैपिटल ए किसके बराबर है, अरे किसके बराबर है, फाई। फाई का मतलब ये क्या है, रिक्त समुच्चय। अब भी नहीं समझ में आया। दूसरा तरीका इसका दर्शाने का, कैपिटल ए बराबर केवल इस तरह का ब्रैकेट बनाओ, अर्थात फाई, देखो फाई ना बनाओ, केवल ब्रैकेट बनाओ, तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय। अब भी नहीं आपको समझ में आगे समझो। देखो इसका कंफ्यूजन पहले हटा लेना, नहीं फिर कहोगे परेशान हो जाओगे। और यदि इसके अंदर फाई चला गया, यदि फाई इसके अंदर चला गया तो रिक्त नहीं है, ये एकल समुच्चय है। नहीं समझे आप। फिर देखो फाई अकेले होना चाहिए, फाई में ब्रैकेट ना लगा हो, फाई ना ब्रैकेट लगाओ। देखो फाई का मतलब ये होता है, अभी आप नहीं समझे, मैं लिख रहा हूं आगे। फाई का मतलब ये होता है, एक ही मतलब है, चाहे फाई समझो चाहे ये समझो। फाई एक समुच्चय है, नहीं है समझ, जो समुच्चय में भूत लग रहे हैं, अंदर कुछ भरा ही नहीं, तो यदि फाई किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर गया तो कौन सा समुच्चय, एकल समुच्चय। अब भी नहीं समझ में, नहीं आए समझ में आगे। चलो ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, चौथे में ये भी लिखे दे रहा हूँ, फाई बराबर ये बराबर रिक्त समुच्चय। क्लियर नहीं है क्या भैया, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो। इसका मतलब फाई यदि कोष्टक के अंदर गया तो कौन सा समुच्चय बन गया, एकल। यदि कोष्टक के बाहर है तो रिक्त समुच्चय। यदि मझले कोष्टक के बाहर है तब तक रिक्त है, और यदि कोष्टक के अंदर गया तो एकल समुच्चय। इधर दिमाग लगाएंगे, इधर सुनना जरा, थोड़ा ध्यान सुनना दे, इन तीनों बातों में देखना। इस पे देखना, इस पे Na बराबर कितना है, कोई बताएगा Na का मतलब क्या होता है, समुच्चय में सदस्यों की संख्या, जबकि ये रिक्त है, रिक्त का मतलब कोई सदस्य नहीं, जीरो। आप नहीं समझ पाए। देखो जीरो, इसके अंदर जीरो लिखा थोड़ा है, जीरो लिखा नहीं है, अर्थात इसके अंदर कोई सदस्य ही नहीं है। नहीं आया समझ। जैसे आज बैच में कोई न पढ़ने आता, कोई स्टूडेंट ना आता, तो मैं क्या बोलते, जीरो स्टूडेंट है। नहीं आया समझ, आगे समझ। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, Na बराबर जीरो, अर्थात कोई नहीं भरा भैया। नहीं आया समझ। अच्छा इसका मतलब Na बराबर, हाँ एक, इसीलिए एकल बोला जाता है। अब भी नहीं समझ। यहाँ पे ऑलरेडी जीरो, तो ये भी आप एरो बना के लिख सकते हो। अब भी नहीं समझ में क्या, जब भी Na बराबर जीरो हो, यदि Na बराबर जीरो हो तो समुच्चय ए क्या है, रिक्त समुच्चय है। यदि Na बराबर एक है तो एकल समुच्चय है। ये बात भी लिख लें अगले नंबर पे। यदि Na बराबर जीरो है तब A रिक्त समुच्चय है। नहीं समझ में आ रहा बेटा, बोलो। अगले नंबर में यदि Na बराबर एक है तब A एकल समुच्चय है। तो मुझे आप ईमानदारी के साथ बताइए, आज आपको क्लास समझ में आई कि नहीं आई, बढ़िया समझ में आई। तो फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ, ठीक है।